ब्रिटेन से नए वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार से ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स को तुरंत रोकने की मांग की है। ये आपको मुख्यमंत्री का ट्वीट भी दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक नया प्रकार सामने आया है जो तेजी से फैलता है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इंग्लैंड से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाए। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ब्रिटेन और यूरोप से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने की मांग की है। उनका ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। यूके में सामने आया है कोरोना वायरस का नया प्रकार, गहरी चिंता का विषय है। भारत सरकार तुरंत एक्शन ले, इसे रोकने के आकस्मिक प्लान तैयार करे। यूके और दूसरे यूरोपीय देशों से सभी फ्लाइट्स को तुरंत बैन किया जाए। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि काल्पनिक चीजों पर दहशत फैलाना उचित नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच दिल्ली में इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक भी शुरू हो गई है। मैं सिर्फ आपसे सबसे ये कहूँगा कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले एक साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीजें सरकार देख रही है। तो स्वास्थ्य मंत्री को आपने सुना, लेकिन खबर यह है कि ब्रिटेन में कोविड का नया स्ट्रेन सामने आया। ये वायरस संक्रमण के मामले में मूल कोविड वायरस से 70% ज्यादा तेज है। खतरे को भांपते हुए कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन की फ्लाइट रोक दी है। भारत में भी नए खतरे पर मंथन शुरू हो गया है। दुनिया में आएगी कोरोना की नई लहर। क्या बेकाबू है कोविड का नया स्ट्रेन? क्या चीन के बाद ब्रिटेन बना दुनिया के लिए खतरा? कोविड के नए अवतार से सावधान। 2 हफ्ते पहले कितना खुश था ब्रिटेन। 8 दिसंबर को कोरोना का पहला टीका लगाया गया था। खुशी से ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने इसे वैक्सीन डे घोषित किया था। लेकिन महज 12 दिन बाद ब्रिटेन में फिर से हड़कंप की स्थिति है। लंदन की खाली ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को देखिए। सड़कें खाली है, मॉल बंद है, पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। क्रिसमस शॉपिंग की जगह लोग घरों में दुबके हुए हैं। क्रिसमस जैसे मौके पर लोग इस तरह घरों में दुबकने को मजबूर होंगे, ये अब से पहले सोचना भी मुश्किल था। I think it's what's needed. I'm not entirely sure I agree with what's been done so far. It's going to be difficult, especially over the Christmas period, but I think it's necessary. लोग मजबूर हैं क्योंकि कोरोना के नए प्रकार के वायरस को रोकने के लिए सरकार की तरफ से सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। खबर है कि राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्लैंड में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आया जो बेकाबू हो गया है। जानकारी के मुताबिक नए तरह का कोविड अपने पुराने संस्करण से 70% ज्यादा तेजी से संक्रमित होता है। खतरनाक मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के हिसाब से नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन के हिसाब से पक्का, क्योंकि 70% इतना इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। और ये इतनी बढ़ने के कारण इसका जो नंबर ऑफ केसेस जो आजकल यूके में आते हैं, इंग्लैंड में आ रहे हैं, वो 1 हफ्ते में डबल हो गए। तो ये तो बढ़ रहे हैं। कोविड का नया स्ट्रेन खतरनाक है। ऐसे में भारत समेत तमाम देश इस बात से आशंकित हैं कि कहीं कोरोना का ये स्ट्रेन उनके देश में भी ना फैल जाए। लिहाजा अभी से सभी देशों ने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन से विमानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नीदरलैंड ने ब्रिटेन से उड़ानों की आवाजाही पर साल के अंत तक रोक लगाई है, तो बेल्जियम ने 24 घंटे के लिए रोक लगाई है।
बेल्जियम ने तो ब्रिटेन के साथ ट्रेन संपर्क भी रोक दिया है। दूसरी ओर जर्मनी ने भी विकल्पों पर गौर करना शुरू कर दिया है। भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई चुनौती से निपटने के लिए ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलाई है। बताया जाता है कि कोविड का नया स्ट्रेन न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी फैल गया है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि ये वायरस ज्यादा घातक है। No evidence so far that this variant behaves differently, but of course we're being cautious to evaluate this properly, as I explained. And so what they're looking at is to see if there's any changes in the development of neutralizing antibodies. So far we don't have any evidence that this variant behaves differently. इस बीच ब्रिटेन के सामने एक नई मुसीबत भी आ गई है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की वजह से 2 लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, लेकिन ये परेशानी ज्यादा बड़ी नहीं है जितना नए वायरस का खौफ है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के नए खतरे की आहट के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक अच्छी खबर दी। उन्होंने कहा कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो सकता है। नए साल पर आ रही है खुशखबरी। कोविड के विनाश का अस्त्र लेकर आ रहा है 2021। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बड़ा ऐलान। जनवरी में किसी भी दिन से शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन। अब जो दावे डॉक्टर और दवा कंपनियां कर रही थी, अब केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने उसे आधिकारिक रूप दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत कोरोना टीकाकरण शुरू करने की स्थिति में आ जाएगा। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक सरकार वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और उसके सटीक होने में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती है। इसी वजह से सरकार इसे लेकर कोई हड़बड़ी नहीं कर रही। शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। यूं तो देश में 9 कंपनियां कोविड वैक्सीन तैयार करने की रेस में हैं, लेकिन 3 कंपनियां पहले ही आवेदन कर चुकी हैं कि उन्हें कोविड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी जाए। ये कंपनियां हैं फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक। सब प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छोटी से छोटी बारीक बात को भी पूरी गहराई के साथ हम ध्यान दे रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। 4-5 महीने से हमारे एक्सपर्ट्स और सारे लोग काम कर रहे हैं। अब जरा उन वैक्सीन के बारे में जानते हैं जो रेस में हैं। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्वीडन की कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड तैयार की है। कंपनी टीके के आपात इस्तेमाल की अनुमति मांग रही है। आपात इस्तेमाल के लिए तैयार दूसरा देसी टीका कोवैक्सीन है। इसे हैदराबाद की भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलकर तैयार कर रहे हैं। ये फेज 3 ट्रायल में है। स्वदेशी होने के कारण ये सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन हो सकती है। रेस में आगे रहने वाली तीसरी देसी वैक्सीन जैकोव-डी है। अहमदाबाद से जायडस कैडिला ने इसे तैयार किया है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में इन वैक्सीन के ट्रायल की जानकारी दी थी।
हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। जानकारों की माने भारत में बने ये वैक्सीन विदेशी टीके से ज्यादा मारक हो सकती हैं। एक तरफ वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू करने पर माथापच्ची हो रही है, तो दूसरी तरफ कोविड टीकाकरण महाअभियान की भी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि जैसे ही टीकाकरण का शंखनाद हो, तैयारी मुकम्मल रहे, क्योंकि एक खुशखबरी कभी भी आ सकती है। आज तक ब्यूरो। कोरोना का टीका अभी भारत में नहीं आया, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में कोरोना काबू में आता दिखाई दे रहा है। लगातार 8वें हफ्ते नए केसेस की संख्या कम रही, एक्टिव केस सिमटकर 3 लाख पर रह गए हैं और ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत कोरोना से जंग जीत गया है? क्या भारत ने जीत ली है कोरोना से जंग? क्या भारत में सुस्त हो गई कोरोना की चाल? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 3,03,639 एक्टिव केस, नए मामले 24,337, 24 घंटे में 333 मौत। पुराने दिनों को याद कीजिए और इन आंकड़ों से मेल कीजिए। अंतर साफ नजर आ रहा है। कहां तो एक दौर ऐसा भी था जब हर रोज 90,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे थे, और अब ये दौर है जब लगातार 8वें दिन 30,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए। तो क्या भारत कोरोना से जंग जीत गया है? देखिए, अब जो मुझे लगता था कि जितनी तकलीफों से हम गुजरे हैं, वो तकलीफें अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ आप जान रहे हैं कि आने वाला जो वर्ष है उसमें जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है बीमारी से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन की खोज में, वो भी दिशा सफलता की ओर बढ़ रही है। भारत के संदर्भ में एक बढ़िया संकेत ये है कि कोरोना वायरस से होने वाली मौतें प्रति 10 लाख की आबादी पर दुनिया में सबसे कम है। यही नहीं, पिछले 5 हफ्तों में कोरोना की औसत दैनिक नई मौतों में गिरावट आई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट 95% से ज्यादा है। एक्टिव केस करीब 3% है। ये इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ने में दूसरे देशों से बाजी मार गया। अब जब भारत वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आगे बढ़ रहा है, ये दावा पीएम मोदी भी लगातार करते रहे हैं। भारत आज उन देशों में है जहां पर रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर इतनी कम है। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। लेकिन ये पूरी जीत नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक इस कामयाबी पर इतराने का वक्त नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ संक्रमण की रफ्तार कमजोर पड़ी है। वायरस नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं का मंत्र याद रखिए। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है, उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना की धीमी हुई रफ्तार के बीच सरकार की नई चुनौती देश की एक बड़ी आबादी के टीकाकरण की भी है, जिसके लिए सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है। सारे देश के साथ हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं, सारे देश को गाइडेंस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं,
और अभी आने वाले समय में हम यहाँ से सेंट्रल टीम्स भी फिजिकली भी जाकर सारे देश की तैयारियों को रिव्यू करने के लिए भेजने वाले हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने। और अब खबर किसान आंदोलन से जुड़ी। दिल्ली में ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है। पारा 3 डिग्री तक लुढ़कने को बैठा है। हम सब ठंड से बचने की जुगत में हैं, लेकिन बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं किसान। आज तक की टीम सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर पहुंची तो हमें किसानों को शक्ति देने वाले नए औजारों का पता चला। सिंघू बॉर्डर में अपनी जिद पर अड़े किसानों ने अब ऐसे ऐसे इंतजाम कर लिए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। दरअसल ये आंदोलन 1-2 दिन का नहीं रहा, 3 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं और किसानों की माने तो वो आगे 6 महीने की तैयारी किए बैठे हैं। इस वजह से उन्होंने जहां अपने नहाने और कपड़े धोने का भी इंतजाम कर लिया है, वहीं देसी जुगाड़ से बनाए गए गीजर से गर्म पानी का भी बंदोबस्त है। जहां तक वॉशिंग मशीन की बात है तो सिंघू बॉर्डर पर ऐसी कई मशीनें लगी हैं जिनमें रोजाना 2000 से ज्यादा कपड़े धुलते हैं। आपका क्या सिस्टम रहता है? कई लोग कपड़े देते हैं, कितने लोग कपड़े देते हैं जी? ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 2000 ਜਾਂ 3000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੇ ਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। और क्या आपका सिस्टम क्या है यहाँ पे? ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲਈਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਪੜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਮੋੜ ਦੇਈਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋ। मशीनें सुबह से शाम तक करीब 10 घंटे तक चलती हैं। इनके लिए जनरेटर से बिजली और टैंकरों से पानी का बंदोबस्त किया जाता है। कपड़े लेने का सिस्टम ऐसा है कि उनके गुम होने या अदला बदली होने की गुंजाइश कम है। लोग पॉलिथीन के पैकेट में अपने कपड़े, अपना नाम और फोन नंबर लिखकर दे जाते हैं। इसी तरह से कुछ दूसरी जगहों पर भी वॉशिंग मशीन लगाई गई है। यहाँ किसान खुद भी अपने कपड़े धो सकते हैं और दूसरों की मदद भी ले सकते हैं। नहीं, यहाँ पे ना लोगों को बहुत दिक्कत होती थी कपड़े धोने में, नहाने में, फिर इसलिए ये सारा सेटअप किया गया है। हाँ। तो ये क्या आप लोगों की तरफ से कपड़े धोए जा रहे हैं, किसान भाई खुद आकर धो रहे हैं? नहीं, किसान भाई भी हेल्प कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मतलब सभी करवा रहे हैं, हेल्प सभी करवा रहे हैं। वैसे हम धो के दे रहे हैं। आप कपड़े धोकर उनको दे रहे हैं? हाँ जी। कपड़े धोने की ये सेवा किसानों के लिए फ्री है। उनका हौसला बनाए रखने के लिए ये इंतजाम किया गया है। लंबे समय तक आंदोलन को चलाते रहने के लिए तैयारी भी लंबी है। तो ज्यादातर बुजुर्ग लोगों के कपड़े धोए जाते हैं? नहीं जी, सारे तो ये सेवा आप लोग, हमने कोई फर्क नहीं रखते। ये सेवा आप लोगों की तरफ से किसानों को फ्री, हाँ, किसानों के लिए है। हाँ। तो कोई चार्ज नहीं लगता सेवा का? कोई पैसे? कोई मतलब ही नहीं जी, चार्ज नहीं। ये देखो बाबू जी हैं बजरी वाले, उनके मीटर पे मोटर चल रही है तीनों। ये पानी वाली सप्लाई है, 24 घंटे मोटर चल रहा है, कोई मर्द पैसा नहीं लेता। वॉशिंग मशीन के साथ ही किसानों के नहाने के लिए गर्म पानी का भी बंदोबस्त किया गया है। जुगाड़ से बनाए गए इस गीजर में अंदर लकड़ी जलाई जाती है, फिर एक तरफ से ठंडा पानी डाला जाता है और दूसरी तरफ से वो गर्म होकर निकलता है। इस तरह बाल्टी में गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर किसान गर्म पानी से नहाते हैं। मैं तो यही लोकल हूँ। पट्टी है हमारे पास, पट्टी है, पट्टियाँ लेके आए हैं, जुगाड़, देसी जुगाड़ है हमारे पास। वो लकड़ लाते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, सिलेंडर भी है, सब कुछ है। तो आपने देखा कि इस ठंड में बचाव करने के लिए जो तमाम व्यवस्था है वो किसानों के जरिए की गई है, ताकि वक्त रहते जब अगर ये प्रदर्शन का वक्त ज्यादा बढ़ता है तो कम से कम वो अपने आप को ठंड से बचाते हुए अपनी बात सरकार के सामने रख सकें। गर्म पानी से नहाने के लिए देसी गीजर के साथ ही सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए टूथपेस्ट, ब्रश का भी इंतजाम है। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों के लिए जुराबों से लेकर पायजामे तक का बंदोबस्त यहाँ कर दिया गया है। वहीं खाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर करीब 100 लंगर चल रहे हैं। अपने घर से दूर आए किसानों के लिए संघर्ष लंबा है। किसान मानते हैं कि उनके सामने यहाँ कई मुश्किलें हैं, लेकिन वो अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगे मान ले तो वो फौरन अपने घर लौट जाएंगे। वहीं सरकार कह रही है कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। इसी रस्साकशी में दिल्ली एक ऐसे आंदोलन की गवाह बनी है जिसकी हर तस्वीर किसानों की जिद की कहानी बयां करती है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ राम किंकर सिंह, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली आज तक।
दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। सवाल ये है कि खून जमा देने वाली इस सर्दी में ये लोग रात कैसे गुजार रहे हैं। इस सवाल का जवाब खास किस्म के टेंट हैं जो किसानों को न सिर्फ सर्दी से बचा रहे हैं बल्कि उन्हें हौसला भी दे रहे हैं। अज लोबियते फरेबी दे हथ माला तस्वीर कासे ने मंदा हाल वेख के लालो दा लहू साडा रिसदा नहीं ओए तेरे सच दे मार्ग ते बाबा कोई चलदा दिसदा नहीं। ओ गबरू देश पंजाब दे सोने शैल शबीले ने सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए एक एक दिन काटना बेहद मुश्किल होता है। श्री सोन दस्तारा सुबह के साथ ही एक चुनौती भरे दिन की शुरुआत हो जाती है। दिन तो फिर भी जैसे तैसे कट जाता है। असली मुश्किल अंधेरा ढलने के बाद शुरू होती है, जब दिल्ली की सर्दी चुभन सी महसूस होने लगती है। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को रात भर के लिए सुरक्षित जगह की जरूरत होती है, जहां उन्हें सुरक्षा भी मिले और वो खुद को दिल्ली की हाड़ कपा देने वाली ठंड से भी बचा सके। और इस मुश्किल को दूर कर रहे हैं ये छोटे छोटे टेंट, जिनकी वजह से सिंघू बॉर्डर किसी टेंट सिटी में तब्दील हो चुका है। ये टेंट हेमकुंड फाउंडेशन की तरफ से किसानों को दिए गए हैं, लेकिन इनमें महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकताएं दी गई हैं। ट्रॉलीज हैं, उनके नीचे भी मींह का पानी आ जाता है, ठीक है जी, बारिश का पानी आ जाता है। तो ये टेंट है, कैंपिंग वाले टेंट हैं और ये बेसिकली कैंप में यूज होते हैं। तो ये वाटर प्रूफ है, डबल इनका जो लेयर है, तो पानी भी नहीं इसमें जाता और जो तरेल आ रही है ठंड में, और ठंड भी नहीं लगती। टेम्परेचर भी, हाँ जी, टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहा है जी टेंट। तो आपने सुना कि ये टेंट सर्दी से भी बचाते हैं और पानी से, लेकिन यहाँ लगे टेंट अलग अलग रंग के हैं। हरे रंग के जो बड़े टेंट हैं, उनमें 5 लोग रह सकते हैं। वहीं ग्रे कलर के टेंट के 2 अलग अलग साइज हैं। एक बड़े ग्रे टेंट में 3 बड़े लोग और बच्चे रह सकते हैं। वहीं दूसरे आकार के टेंट में 2 बड़े लोग और बच्चे रह सकते हैं। आंदोलन के लिए आई महिलाएं अब यहाँ बेहतर महसूस कर रही हैं। मैं अपने बच्चों के साथ आई हुई हूँ, अपना किराया खर्च के आई हूँ, कोई मुझे 100 रुपया नहीं दिया गया और अपने घर से मेरा जो जितनी मेरी हैसियत थी, मैं 1 किलो आटा लेके आई हूँ, वो लंगर में मैंने डाला है। वो सिर्फ हमने मोदी जी को सिर्फ हम मोदी जी को आपके जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई उग्रवादियों का कोई पैसा नहीं आ रहा, इसमें कोई उग्रवादी फंड नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आम लोग, किसान लोग और यहाँ तक के दिल्ली के भी जो लोग सुबह शाम यहाँ लंगर खा के जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग फैक्ट्रियों में जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो भी सब यहाँ पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर शुरुआत में ऐसे 100 टेंट लगाए गए थे। इसके बाद से उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 150 से 200 तक टेंट लग चुके हैं। वहीं किसानों ने अपने ट्रैक्टर की ट्रॉलियां और ट्रकों को पहले से ही अपना घर बना रखा है। कुछ टेंट के ऊपर सोलर पैनल तक लगे हैं। 2 तरह के टेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एक जो सिंपल, जो कि आमतौर पर घरों में लगता है, धूप से बचाता है, और साथ ही साथ जो दूसरे टेंट हैं वह अपनी तरफ के अनोखे हैं। और दरअसल ये ट्रॉलियां हैं और इन ट्रॉलियों को बाकायदा टेंट में परिवर्तित कर दिया गया है। ऊपर से मोटा तिरपाल लगा करके, और कोशिश की जा रही है ताकि उसमें से जो बाहरी हवा पानी है वो न घुस पाए। और ऊपर देखिए सोलर चार्ज भी लगाया गया है ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके अपने टेक्नोलॉजी से संबंधित, यानी मोबाइल को चार्ज करने, लैपटॉप को चार्ज करने और व्हाट्सएप जैसे दूसरे तमाम संदेश भेजने के लिए। तृणमूल कांग्रेस के लिए आज एक सुकून भरी खबर आई। बीजेपी सांसद और बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खान की पत्नी सुजाता ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और वो शामिल हो गई हैं टीएमसी में। फिर तो उन्होंने बीजेपी पर ताबड़तोड़ कई आरोप लगाए। आज तक से खास बातचीत में जमकर निशाना साधा, लेकिन बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी ने बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी में जब वो शामिल हुई तो पति ने तलाक तक की बात कह दी। और वहीं बीजेपी सुजाता पर अवसरवादी होने का आरोप लगा रही है। सुनिए, जब आज तक से खास बातचीत हुई तो सुजाता का क्या कहना था। अब तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रही हैं सुजाता, क्या कारण है जो आपने बीजेपी छोड़ दी?
एक्चुअली बीजेपी छोड़ने का एक ही वजह है, बीजेपी पार्टी में जो असली कैपेबिलिटी जिन नेता लोगों को होता है, मतलब जो लोग हम लोगों को जैसे खून पसीना सींच के आज 2 से 18 बनाया, बीजेपी का जब कुछ नहीं था, आज बीजेपी सोच रहा है कि सत्ता में आएगा पश्चिम बंगाल में, सत्ता में वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जो पार्टी खून पसीना देने वाला को जगह नहीं देता है, दूसरा पार्टी से लोग ऐसे मतलब जो लोग ग्रीडी है उन लोगों को उन भूला के फुसला के ले आके जगह देता है, जो नेत्री मतलब जो लेडीज लोगों को कुछ है ही नहीं अंदर पॉलिटिक्स करने का, उन लोगों का जगह में ऊपर में देता है, उन पार्टी में हम खून पसीना देने वाला लोग कैसे रह सकते हैं। पति के खिलाफ कैंपेन करेंगी? मैं आज से पति के खिलाफ कैंपेन करेंगी, अपने सौमित्र खान के खिलाफ कैंपेन करेंगी। पार्टी मुझे जो दायित्व देगा, आज से मैं मेरा जो फेवरेट लीडर है वेस्ट बंगाल का नहीं, वो इंडिया का सबसे ज्यादा लेडीज लीडर में नाम जिसका 1 नंबर में आता है वो है मेरी नेत्री ममता बंदोपाध्याय और मेरी दादा अभिषेक बंदोपाध्याय। उन लोग आज से जो दायित्व देगा तृणमूल कांग्रेस परिवार में मुझे शामिल करने के बाद, मैं खुशी से अपना खून देके पसीना देके मैं वही दायित्व आज से पालन करूंगा। तो 8 से 9 विधायकों का शामिल होना बीजेपी में, टीएमसी से निकलकर और यहां पर इस बार बीजेपी के खेमे में सेंध लगना, तो बंगाल की जो ये सियासी जंग है ये जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है आगे। गृहमंत्री अमित शाह भी जब 2 दिन के दौरे पर वहां गए थे, तो जैसे ही वो दौरा खत्म हुआ उस समय की सियासी हलचल में नया डेवलपमेंट ये है कि ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ये कहकर सियासत को नया हवा दे दी कि बंगाल में बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। पीके के इस बयान को लेकर बीजेपी ने तंज किया है। बंगाल में किसका बजेगा डंका? ममता का दांव बीजेपी पर पड़ेगा भारी, या फिर बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसेगी टीएमसी? 19 और 20 दिसंबर को ममता दीदी के गढ़ में अमित शाह ने ताकत प्रदर्शन किया और बता दिया कि बीजेपी का इरादा क्या है। शाह ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी मिशन 200+ में कामयाब होगी और सत्ता का सफर पूरा करेगी। और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन ममता की पार्टी का विश्वास कुछ और ही कहता है। पार्टी की माने तो बीजेपी इस बार भी डबल डिजिट पार नहीं कर पाएगी। ममता दीदी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ये सबसे नया दावा है। ट्वीट कर पीके ने बीजेपी को चैलेंज कर दिया, कह रहे हैं कि उनका दावा सच नहीं हुआ तो ट्विटर ही छोड़ देंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावों में बीजेपी डबल डिजिट पार करने के लिए जूझती नजर आ रही है। इसी ट्वीट में एक नोट भी है जिसमें लिखा है कि ये ट्वीट सुरक्षित रखें और अगर बीजेपी बेहतर करती है तो मुझे ये स्थान यानी कि ट्विटर छोड़ देना चाहिए। डबल डिजिट यानी प्रशांत किशोर के दावों के मुताबिक 294 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। 2016 के चुनावों में बीजेपी को महज 3 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। तभी से टीएमसी की बेचैनी बढ़ गई है। तृणमूल कांग्रेस को सलाहकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके एक बार फिर चुनौती के मैदान में खुद को पेश कर दिया है, ये कहकर कि अगर बीजेपी की 3 डिजिट में आई सीटें तो वे इस रणनीति और राजनीति का मैदान छोड़ देंगे। पलटवार भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच में इस ट्वीट से अब जिस तरह की हलचल है वो कई गुना ज्यादा हो चुकी है। भले ही ये लड़ाई 2 बड़े नेताओं की और 2 दलों की हो, लेकिन सलाहकारों की बात मानना और नहीं मानने पर ही ये सफलता निर्भर भी करती है। इस बार के चुनावों में पीके ने ही ममता की जीत के लिए रणनीति तैयार की है।
टीएमसी के चुनावी कैंपेन द्वारे द्वारे सरकार भी पीके के दिमाग की ही उपज है। उन्हीं की तय की हुई रणनीति है और उसी के आधार पर ममता चुनावी शंखनाद शुरू कर चुकी है। গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে? হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? सवाल ये है कि पीके के इस ट्वीट के मायने क्या हैं? उनके दावों में कितना दम है? ममता दीदी की पार्टी इस वक्त सियासी थपेड़ों से जूझ रही है। अंदरूनी कलह के बाद पार्टी के कई दिग्गज साथ छोड़ चुके हैं। वही नेता बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। फिर प्रशांत किशोर के इस भरोसे, इतने विश्वास का आधार क्या है? ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद ऊर्जा से भरी हुई बीजेपी ने पीके के ट्वीट पर तंज किया। उसी अंदाज में बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पीके को जवाब दे दिया। ट्वीट करके लिखा, बीजेपी की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। ये इस बात का संकेत है कि ममता जी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मोदी जी के प्रति विश्वास है, अमित शाह जी के प्रति विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास है और ममता जी की उल्टी गिनती प्रारंभ होने का संकेत है। सियासत के जानकार मानते हैं कि ममता अपना तुरुप का पत्ता सही समय पर चल रही है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से ताल ठोका है वो मुश्किलें बढ़ाने वाला है। बंगाल की लड़ाई में कौन बाजी मारता है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने का सपना देख रही हैं, लेकिन क्या उनकी राह इतनी आसान है जितना वो सोच रही हैं? क्या वो 2016 का रिकॉर्ड दोहरा पाएंगी? सियासी बिसात पर बीजेपी जिस तरह संभल कर कदम आगे बढ़ा रही है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की इस बार की राह आसान नहीं। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी की ये हुंकार ममता की मुश्किल बढ़ाने वाली है। ममता तीसरी बार बंगाल की सत्ता संभालना चाहती है। बीजेपी उसे कोरी कल्पना बना देना चाहती है। ममता चाहती है बंगाल में टीएमसी की जीत की हैट्रिक लगे। बीजेपी चाहती है इस बार सत्ता की कुंजी उसके हाथ में हो। ममता दीदी बांग्ला माटी मानुष को आवाज दे रही हैं, तो बीजेपी भी बंगाली अस्मिता का दांव चलकर बाजी मारना चाहती है। इस बार काफी पहले ही बंगाल की लड़ाई तेज हो चुकी है। विजयी होने के दावे भी किए जाने लगे हैं, लेकिन क्या टीएमसी की राह इतनी आसान है जितना पार्टी नेता सोच रहे हैं? যত ছোট ছোট হোটেল আছে তারা খোঁজ রাখুন, সব উঠেছে এবং তারা কারা কেউ বাংলার লোক নয়। বাংলার ইলেকশন হিম্মত থেকে বাংলা দিয়ে করুন। বাংলার ইলেকশনের বাইরের গুন্ডা কেন আসবে? বহিরাগত গুন্ডাদের আটকান, বাংলাকে বাঁচান, এটা আপনাদের কাছে আমার আবেদন। दक्षिण और उत्तर बंगाल की चुनावी रैलियों में ममता ने धुर विरोधियों को चेताया कि लड़ाई इतनी आसान नहीं। बीजेपी ममता की तमाम खूबियों और खामियों का आकलन कर चुकी है। अब मौका है चुनावी बिसात पर चाल चलने की। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिनों का बंगाल दौरा उसी का पहला पड़ाव माना जा सकता है। इस दौर के जरिए बीजेपी ने अपने आक्रामक चुनावी अभियान का बिगुल बजा दिया है। परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है।
विकास के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाना। 19 दिसंबर को मिदनापुर पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। पहले दिन उन्होंने स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास पर जाकर दर्शन किए, शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी और फिर रोड शो किया, समर्थकों को संबोधित किया, पार्टी नेताओं संग बैठक की और उन्हें आगामी चुनाव में जीत का मंत्र दिया। और से आप सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। उसके अगले दिन यानी 20 दिसंबर को वो वीरभूम पहुंचे। गृह मंत्री ने वहां शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी, बाउल लोक गायक के घर पर भोजन किया और फिर बोलपुर की धरती पर समर्थकों की भारी भीड़ की मौजूदगी में रोड शो के रूप में ताकत प्रदर्शन हुआ। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने ढेर सारे रोड शो देखे हैं, करे हैं और ढेर सारे रोड शो को आयोजित भी किया। मगर आज कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। और ये जो रोड शो दिखाई पड़ता है वो बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार और विश्वास है उसको। ममता और उनकी पार्टी अलग अलग मंचों पर बीजेपी नेताओं के दौरे को लेकर आउटसाइडर इनसाइडर के आरोप लगाती रही है। गृह मंत्री ने उन आरोपों पर भी बेबाकी से जवाब दिया। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। बंगाल में बीजेपी तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली रणनीति अपना रही है। ममता के हर सियासी वार पर बीजेपी पलटवार कर रही है। साथ ही आक्रामक रणनीति के जरिए पार्टी ने ममता दीदी की नींद उड़ा दी है। कोलकाता से मनोजिया लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन का 26वां दिन, इन सबके बीच आज किसान संगठन 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आने वाले समय में किसान आंदोलन को और तेज करने की योजना भी है। छब्बीस नवंबर से शुरू हुआ था किसान आंदोलन। अब इसके 26 दिन पूरे हो चुके हैं और आज फिर शुरू हो चुकी है किसानों की भूख हड़ताल। 11 किसान संगठनों के नेताओं की भूख हड़ताल चल रही है। अपनी मांगों को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना रहे संगठन 24 घंटे तक अनशन करेंगे। आज किसान संगठनों का एक ग्रुप उपवास कर रहा है। 24 घंटे बाद दूसरे किसान संगठन इस भूख हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे, यानी अनशन का ये सिलसिला चलता रहेगा। जिन्ना चिर इस कृषि कानून आ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਪਸ नहीं लेंगे ਉਹਨਾਂ चिर संघर्ष ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ और ना करेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठन डटे हुए हैं। कड़ाके की ठंड के बीच प्रदर्शनकारी दस्त से मस्त नहीं हुए। मजबूत इरादे के साथ वो आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। किसान आंदोलन के खत्म कराने के लिए सरकार की तरफ से कई दौर की कोशिश हुई। किसान संगठनों और सरकार में बातचीत के कई दौर चल रहे हैं, लेकिन नतीजा अब तक शून्य है। लिहाजा प्रदर्शन में शामिल किसान अब अपने आंदोलन को और तेज करने की तैयारी में हैं। आज किसान संगठन भूख हड़ताल कर रहे हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस के मौके पर किसान संगठनों ने अपील की है कि देशवासी किसानों के समर्थन में एक वक्त का खाना नहीं खाएं। वहीं 25, 26 और 27 दिसंबर को हरियाणा के टोल प्लाजा को फ्री करने का ऐलान भी किसान संगठनों ने कर दिया है। साथ ही किसान संगठन विदेश में रहने वाले भारतीयों से अपील कर रहे हैं कि वो समर्थन में बड़े बड़े प्रोग्राम करें। 25, 26, 27 को हरियाणा के लिए कॉल है कि हरियाणा के टोल प्लाजा जो है उस दिन फ्री कर दिए जाएंगे। और फिर 26, 27 को ही ये दूसरा कॉल है जो ऑल इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल है, जिसमें हमने इंडियंस अब्रॉड को कॉल दिया है कि 26 और 27 को हमारे देश के जो आपके देश के जो किसान हैं उनकी सॉलिडारिटी में और गवर्नमेंट के विरोध में बड़े बड़े प्रोग्राम करें।
किसान आंदोलन के पक्ष में समर्थन जुटाने की भी लगातार कोशिश चल रही है। किसान नेता अब इसके लिए बीजेपी और एनडीए की अन्य सहयोगी पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, उनसे उनकी लिखित राय मांगेंगे। किसान संगठन कह रहे हैं नेताओं से कहा जाएगा कि समर्थन करो, नहीं तो जनता को उनके खिलाफ गोलबंद करेंगे। एक तो है कि भूख हड़ताल रहेगी, कल से भूख हड़ताल को करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे 24 घंटे टू 24 घंटे ऐसे उसको जोड़ेंगे। जितनी भी यहाँ पे जत्थेबंदी चारों तरफ जो दिल्ली के हैं वो करेगी, एक उससे जुड़ाव पूर्ण रूप से महसूस होगा। दूसरा है कि 23 तारीख को ये क्या है कि एक दिन का आम पब्लिक कोई भी एक दिन का भोजन का त्याग करे। वो किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, तो उस पर एक दिन का भोजन वो त्याग सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार को दो टूक है कि तीनों केंद्रीय कृषि कानून रद्द हो, एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाया जाए, प्रस्तावित बिजली बिल रद्द हो और पराली जलाने पर किसानों का शोषण बंद हो। इन तमाम मांगों को लेकर सरकार लगातार भरोसा दिलाती रही है कि कृषि कानून से किसानों को कतई अहित नहीं होगा। ऐसे में अब सभी को इंतजार सरकार की नई पहल और किसानों के अगले कदम का है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।